ईस्ट बैंक और बैंक के एमडी और सीईओ अजय कुमार श्रीवास्तव सर जुड़े हुए हैं। अजय सर, एक बार फिर से गुड आफ्टरनून। और कल आए थे आईओबी के नंबर्स, Q3 का परफॉर्मेंस अच्छा दिख रहा है और अब तो मैंने आने से पहले सर के सारे इनडेप्थ टटोल लिए, नंबर्स तो अच्छे हैं आईओबी के। अजय सर, सबसे पहले एक अच्छी चीज जो दिखी, आपका सीडी रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो में, चाहे मैं साल दर साल देखूं चाहे मैं क्यू ऑन क्यू देखूं, एक इंप्रूवमेंट है। क्या लार्जली ये सीडी रेशियो का इंप्रूवमेंट ही ऑपरेशनली मदद कर रहा है आपकी इस बार परफॉर्मेंस सुधारने में जो क्वार्टर में आपने डिलीवर करे थे, या और भी कुछ है? ये मिक्स रिजल्ट है काफ़ी सारी चीज़ों का। एक तो ऑफ कोर्स सीडी रेशियो, जैसा आपने बताया, सीडी रेशियो इज वन ऑफ द एक फैक्टर है उसमें। दूसरा ये है कि हमारा जो लो कॉस्ट डिपॉजिट है कासा, उस पर हम लोगों ने ज़्यादा ध्यान दिया और जो डिपॉजिट हम लोगों ने सोर्स किए उसका जो लो कॉस्ट जिसको बोलते हैं, उसमें हम लोगों ने करीब 10% का ग्रोथ दिखाई ईयर ऑन ईयर। तीसरी चीज़ थी हमारी जो नेट इंटरेस्ट इनकम बोलते हैं जिसको, जो लेंडिंग की वजह से जो हमारा इंटरेस्ट इनकम होता है, तो नेट इंटरेस्ट इनकम में हमारा 16% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर और लगभग 10% है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और चौथा मेजर रीजन है कि हमारा जो स्लिपेजेस जो था, जो अकाउंट एनपीए होते हैं, वो हमने पिछले करीब 7-8 क्वार्टर से हमारा स्लिपेज रेशियो 0.11 0.12 है। तो अगर अकाउंट एनपीए नहीं हो रहा है तो नेचुरली उसमें भी इंटरेस्ट एप्लीकेशन वी आर अर्निंग। तो इन तीनों चारों चीज़ों का कंबाइंड जो इम्पैक्ट है वो इन पूरे फिगर्स में, पूरी बैलेंस शीट में क्लियरली विजिबल है। और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर कर रहे हैं हम लोग, इट्स नॉट एज इफ ये सिर्फ Q3 में हुआ है, ये रेगुलरली ये हम लोग कर पा रहे हैं। इंटरेस्टिंग। तो एक नहीं, हाँ, सीडी रेशियो में इंप्रूवमेंट एक रीजन है, पर जैसे अजय सर कह रहे हैं कई सारी चीज़ों का मिक्स था। लो कॉस्ट डिपॉजिट्स, हाँ, कासा में इस बार इंप्रूवमेंट है। एनआईआईज में 16% का जंप है, वो हेडलाइन नंबर्स आपकी स्क्रीन पे चल रहे होंगे। साल दर साल एनआईआई में 16% और मेरे ख्याल से मुनाफे में 21% का इंप्रूवमेंट। एनआईआई में 16% का जंप, सीक्वेंशली भी इंप्रूवमेंट, और स्लिपेजेस जो एनपीएस अकाउंट स्लिप हो जाते हैं उसमें रिडक्शन। ये सब रीजंस थे अच्छे ऑपरेशनल परफॉर्मेंस डिलीवर कर पाने में मदद करने के लिए। अजय सर, दो इश्यूज हैं, इनफैक्ट दो सरदर्द हैं बैंकिंग स्पेस के लिए, एक एक करके दोनों एड्रेस करते हैं। पहला, बार बार ये बात सामने आई कि डिपॉजिट मोबिलाइजेशन बैंक्स के लिए दिक्कत भरा हो रहा है, चैलेंजिंग हो रहा है। आपके केस में साल दर साल डिपॉजिट्स 0.25% बढ़े, पर सीक्वेंशियली डिपॉजिट्स में ड्रॉप है करीब 0.2% का। कैसे फेयर कर रहे हो आप इस फ्रंट पे? क्या कुछ हालात ईज ऑफ होना शुरू हुए हैं, या डिपॉजिट्स मोबिलाइज करना अभी भी चुनौती है आपके लिए और पूरे बैंकिंग स्पेस के लिए? हाँ, डिपॉजिट पे चैलेंज है सभी के लिए। अभी भी डिपॉजिट कंस्ट्रेंट्स हैं, मार्केट में पैसा इतना इजीली अवेलेबल नहीं है और जो भी अवेलेबल है उसका कॉस्ट ज़्यादा है। हम लोगों ने इस पे एक स्पेशल स्ट्रेटजी बना के काम किया। टोटल जो डिपॉजिट है उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है कासा, दूसरा होता है रिटेल टर्म डिपॉजिट और तीसरा होता है बल्क डिपॉजिट। तो अगर आप देखेंगे तो हमारा जो कासा है वो बढ़ा है, हमारा रिटेल टर्म डिपॉजिट भी 8 से 9% बढ़ा है। जो बल्क डिपॉजिट का पोर्शन है वो हम लोगों ने Q3 में लगभग 7,000 करोड़ का शेड आउट किया, क्योंकि वो हाई कॉस्ट था और हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट नहीं हो रहा था। तो सितंबर में अगर आप देखेंगे तो हमारा बल्क डिपॉजिट था 23,000 करोड़, वो दिसंबर में लाके हम लोगों ने सिर्फ 16,000 पे रखा उसको। तो बल्क डिपॉजिट कम होने की वजह से आपको डिपॉजिट ग्रोथ सिक्वेंशियली म्यूटेड दिख रहा है, लेकिन दैट वाज पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी। वो हम लोगों ने प्लान करके उसको शेड आउट किया और कासा में और रिटेल टर्म डिपॉजिट में, जो कि कंपैरेटिवली सस्ता है, उसमें हम लोगों ने डिपॉजिट मोबिलाइज किया। तो आप कह रहे हो ऑन द फेस ऑफ इट धीमा पड़ा होगा डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, पर सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। आप लोग बल्क डिपॉजिट्स को पे ऑफ कर गए, शेड करा उनको, और जो सस्ता था कासा और रिटेल टर्म डिपॉजिट, उस पर फोकस था और उसमें इंप्रूवमेंट है। तो उसको आप डाइसेक्ट करें डिपॉजिट्स को, तो सस्ते डिपॉजिट्स की ग्रोथ अच्छी है, ठीक बात। दूसरा कंसर्न, एक तो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन था, दूसरा कंसर्न जो उभर रहा है वो है अजय सर एसेट क्वालिटी को लेकर।
जिस तरह का धीमापन आ रहा है अर्थव्यवस्था में इंडिया के नतीजों पे, सब कह रहे हैं शायद एक सिक्लिकल स्लोडाउन पे हम लोग स्टेयर कर रहे हैं। रीसेंट रिजल्ट्स हाईलाइट करते हैं अचानक वो एमएफआईज का पेन, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पेन, वो एविडेंट है काफी ज्यादा उनके नंबर्स में। हालांकि जब मैं आपके नंबर्स का आकलन कर रहा था, मैंने आई कुडंट फाइंड फॉल्ट आपकी एसेट क्वालिटी में। इस बार के नंबर्स में कोई कंसर्न था नहीं, पर क्या मैक्रो एनवायरनमेंट समवॉट चैलेंजिंग बन रहा है एसेट क्वालिटी के फ्रंट पे, ये मानोगे आप? और यूजुअल जो चैलेंजेस होते हैं ऑफ एंड ऑन किसी किसी सेक्टर में, बट फ्रॉम सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा कोई स्ट्रेस किसी पर्टिकुलर सेक्टर में नहीं दिख रहा हम लोगों को, चाहे वो पर्सनल लोन का भी सेक्टर हो या एनबीएफसी हो या एमएफआई हो। जहाँ तक आईओबी का सवाल है, जैसा हमने बताया, स्लिपेज रेशियो हार्डली एनीथिंग 0.11 0.12, और ना तो एमएफआई में, ना पर्सनल लोन सेक्शन में, ना एनबीएफसी में, ना रिटेल में, ना एमएसई में, किसी में भी मैं ये नहीं कह सकता कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में स्ट्रेस रहा है। ऑल नॉर्मल स्ट्रेस ओनली एसएमए 1 या एसएमए 2 तक जाता है, उसके बाद फिर वो अकाउंट एसएमए 0 में या रेगुलर हो जाता है। तो रेगुलर मॉनिटरिंग इज नीडेड, वो हम लोग कर पा रहे हैं, और इसकी वजह से हम लोग स्लिपेज भी कंट्रोल कर पा रहे हैं। और किसी पर्टिकुलर सेक्टर में जो आपने नाम लिए, आईओबी की तरफ से हमें कोई चैलेंज ऐसा नहीं दिखा। अच्छी बात। तो कोई ऐसा कोई सिस्टमिक इशू नहीं है, सेक्टोरली कोई पेन नहीं, इंडिविजुअल अकाउंट्स के अलग अलग पेन्स हो सकते हैं, तो ऐसे कोई एसेट क्वालिटी रिलेटेड कोई घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, नंबर्स में आपने सही कहा, ऐसा कुछ मैंने देखा भी नहीं। एडवांसेस डिसेंट 10% का अजय सर साल दर साल ग्रोथ थी, इवन सीक्वेंशियली एडवांसेस इंच अप कर रहे थे। पर आप एक ब्रेकअप देते हो, तो मैं जब डिग डीपर करा तो रिटेल, एग्री और एमएसएमई का ब्रेकअप, अब उसमें एमएसएमईज का मामला ठंडा पड़ रहा है। क्यू ऑन क्यू केवल 4.25% एडवांसेस में जंप है, और साल दर साल भी केवल 6% के आसपास का। ये क्या एमएसएमई से डिमांड ठंडी पड़ रही है, या आप लोग थोड़ा सा ज्यादा कॉशियस हो जब स्पेस को लेंड कर रहे हो? क्या वजह थी? नहीं, हमारा डिमांड ठंडी नहीं है एमएसएमई में। हमारा एक बड़ा लोन था करीब 3000 करोड़ का, जो कि इस क्वार्टर में मैच्योर हुआ, और वो मैच्योर हुआ, उसको हम लोगों ने रिन्यूअल नहीं किया क्योंकि उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स से फिट नहीं बैठता था। दैट वाज एट अ चीपर रेट। तो हम लोगों ने वो 3000 करोड़ का एमएसएमई लोन आउट जाने दिया, और वो 3000 करोड़ कवर करने के बाद हमारा ये ग्रोथ है। तो अगर आप एक्चुअल ग्रोथ देखना चाहें तो इसमें आपको 3000 करोड़ यू हैव टू ऐड, और फिर आपको डबल डिजिट ग्रोथ दिख जाएगा। तो दैट वाज अगेन वो पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी था, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बॉटम लाइन मैटर्स। तो क्या प्रॉफिटेबिलिटी हम जनरेट कर रहे हैं, क्या नहीं हम जनरेट कर पा रहे हैं, सभी एक्टिविटी का एंड रिजल्ट वही आके दिखता है। तो उसी से गाइड होकर हम लोगों ने, जहाँ हाई कॉस्ट डिपॉजिट था उसको हमने जाने दिया, जहाँ लो यील्डिंग एडवांस था उसको भी हमने जाने दिया, और फिर ये बैलेंस शीट हम दे पाए। फिर एक बार एट द कॉस्ट ऑफ बीइंग रेपिटेटिव, कोई साइंस ऑफ स्ट्रेस कहीं भी सेक्टोरली या कहीं भी आपको ऐसा कुछ नजर नहीं आता? दूसरा, इसी का फॉलो, फिर एसेट क्वालिटी को लेकर आउटलुक कैसा? इसी तरह से रोबस्ट स्टेबल एसेट क्वालिटी आप एंटिसिपेट कर रहे हो सर? जैसा मैंने बोला, स्ट्रेस किसी भी सेक्टर में नहीं है स्पेसिफिक। ऑफ एंड ऑन इंडिविजुअल बेस्ड अकाउंट्स थोड़े स्लिप होते हैं, वो भी रिटेल और एमएसएमई में। एमएसएमई में जो छोटे वाले लोन्स हैं वो हो जाते हैं थोड़े बहुत, और रिटेल में वो लोन हुए हैं जिनका किसी कोरोना की वजह से जिनके अकाउंट रिस्ट्रक्चर हुए थे और हम लोगों ने वेवर दिया था, मोरेटोरियम जिनको मिला था। तो उस पीरियड में क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने दे लॉस्ट देयर जॉब, और अभी तक वो जॉब नहीं पकड़ पाए हैं, या इनकम उस टाइप से जनरेट नहीं हो पा रही है। तो उसकी वजह से कुछ इंडिविजुअल केसेज के हाउसिंग लोन्स में थोड़ा स्ट्रेस है, बट हाउसिंग लोन एज ए प्रोडक्ट या एमएसएमई एज ए प्रोडक्ट ऐसा कोई स्पेसिफिक स्ट्रेस नहीं है। हमारा जो एसेट क्वालिटी है हम लोगों ने पिछले 8-9 क्वार्टर से लगातार मेंटेन किया हुआ है। अगर आप देखेंगे पिछले ऑलमोस्ट पिछले 2 साल से हमारा कोई कॉर्पोरेट अकाउंट स्लिप नहीं हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कॉर्पोरेट स्लिपेज इज नील ओनली। तो जो भी स्लिपेज होता है रिटेल और एमएसएमई में होता है, और वो भी 2 लाख करोड़ प्लस के पोर्टफोलियो पे जो 3 महीने का स्लिपेज होता है वो 280, 282, 300 करोड़। तो दैट इज नेग्लिजिबल आई विल से। और हमारा जो एसेट क्वालिटी पे है उस पर हमारा पूरा कंट्रोल है।
ये भी दिखाता है कि हम किस टाइप की लैंडिंग कर रहे हैं, हमारी अंडर राइटिंग क्वालिटीज़ क्या हैं और हमारी मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। ठीक बात। तो भाई हर तरफ से पूछ लिया मैंने। सर कॉन्फिडेंट है, एसेट क्वालिटी को लेकर कोई डिटोरेशन नहीं है, कोई सिस्टमेटिक रिस्क नहीं है, कोई सेक्टोरल पेन नहीं है। इंडिविजुअल अकाउंट्स के इंडिविजुअल कुछ कुछ इश्यूज हो सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं एनवायरनमेंट में। जो कंसर्न्स थे, डिपॉजिट मोबिलाइजेशन अभी भी एक चैलेंज बना हुआ है, वो बात अलग है, लेकिन एसेट क्वालिटी के इश्यूज नहीं है। अच्छा, आपने जब प्रेजेंटेशन दिया अजय सर रिजल्ट्स के बाद, जो एक्सचेंजेस पे अपलोड करा, बढ़िया डिजिटल इनोवेशन की बात, डिजिटल आउटरीच की बात, वो सब हुई, पर उन सब के बैकड्रॉप पे आप अपने कस्टमर टच पॉइंट्स भी बहुत एग्रेसिवली इंक्रीज कर रहे हो। मतलब ब्रांच एडिशंस जो हो रहे हैं, आमतौर पे पिछले कई क्वार्टर से रन रेट था 10 या 20 ब्रांचेस हर क्वार्टर ऐड करने का। इस Q3 में अचानक 53 एडिशनल ब्रांचेस ऐड कर दी। इस तरह के एग्रेशन के पीछे रीजन क्या, और ब्रांच एडिशंस को लेकर आउटलुक क्या? हाँ, जब पिछला साल जब शुरू हुआ था, तो हम लोगों ने टारगेट किया था कि वो हमारा 80th ईयर ऑफ फाउंडेशन डे था। फाउंडेशन के 88 साल पूरे हो रहे थे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम 88 ब्रांचें खोलेंगे नए साल में। और वो इसलिए भी ज़रूरी था कि जब हम पिछले 7 साल पीसीए में रहे, तो हम लोगों ने कोई ब्रांच नहीं खोल पाए और हमारी बहुत ब्रांचेज़ क्लोज़ या मर्ज हो गई। तो उस लॉस को कवर करने के लिए हम लोगों ने 88 का टारगेट लिया था। तो ब्रांच ओपनिंग का जो प्रोसेस होता है, वो प्रीमाइसेस एंगेज करना, बिजली का कनेक्शन लेना, फर्निशिंग करना, तो उसमें टाइम लगता है। तो जो क्वार्टर हाँ, 1 में शुरू हुआ, क्वार्टर 2 में शुरू हुआ, वो ब्रांचें फिजिकली तैयार हो पाई Q3 में। तो जो अच्छा। Q1, Q2 में हो पाई, वो 10-10, 20-20 नंबर जो आप बता रहे वो थे। लेकिन जिनका प्रोसेस हम लोगों ने जून-जुलाई में शुरू कर दिया था, वो पूरी बिल्डिंग फिजिकली, वो हमें ओके, Q3 में तैयार मिल गई इनॉग्रेशन हाँ, करने के इसीलिए लिए। वो बंच अप होके Q3 में सारा आंकड़ा आ गया सामने। ओके ओके। अजय सर, जाते जाते एक आखिरी सवाल। दो इंपॉर्टेंट चीजें सामने खड़ी हैं, वो है बजट और पॉलिसी। अब बजट में निर्मला मैम क्या करेंगी, खैर एनीबडी इज गेस। इवन खैर आरबीआई गवर्नर और उनकी एमपीसी का करेगी, ये भी सब गैसवर्क की है। लेकिन फिर भी बात ये करी जा रही है कि शायद इस बार की मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई फाइनली कॉल ले दरों में कटौती का। हालांकि उसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स लगे हुए हैं, करेंसी मूवमेंट, ट्रम्प साहब का आना, पर अज्यूम कर लें कि दरों में कटौती आ रही है, तो आपके एनआईएम्स पे किस हद तक का इंपैक्ट पड़ेगा? आई एम श्योर उसकी तैयारी आपने करी होगी, बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन करके बैठे होंगे। हाँ, अगर वो रेपो कम होता है, तो ऑफ कोर्स वो आरबीआई का प्रोरोगेटिव है, दे विल डिसाइड। अगर वो रेपो कम होता है, तो हमारा क्रेडिट पोर्टफोलियो का 55% जो है, वो रेपो लिंक्ड है। तो जैसे ही रेपो अगर रिड्यूस होता है, तो 55% जो क्रेडिट पोर्टफोलियो, उसका इम्पैक्ट आएगा इंटरेस्ट इनकम पे इमीडिएटली। ये हम लोगों ने भी पहले से ही इसको विजन करके, और इसको हम लोगों ने उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, उस पे काम करना शुरू कर दिया है। तो एक स्ट्रेटजी तो ये थी कासा वाली लो कॉस्ट डिपॉजिट, ये हम बढ़ा रहे हैं। दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि हमने एमसीएलआर बेस्ड, लगभग हमारा जो सैंक्शनड है बट डिस्बर्समेंट के लिए अभी पेंडिंग है, इस महीने अगले महीने में डिस्बर्स होगा। एमसीएलआर बेस्ड वो लगभग 6000 करोड़ का हमारा तैयारी सैंक्शन कर रहे लोन हो पड़ा कि हुआ है। उसका इंपैक्ट निगेट कर पाओ। आइए, इनिशियली तो एनआईएम्स में प्रेशर आएगा, पर जैसे जैसे पास ऑन होगा, पास थ्रू होगा, तो सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में शायद हालात इंप्रूव होना वापस शुरू। खैर अजय सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर एक क्विक मार्केट चेक।